हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन टीचिंग लेक्चर है और इसमें मैं सीआरपीसी से स्टार्ट करूँगा। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1973 का ये एक्ट है। ये जो फोर्स में आया था वो आया था 1 अप्रैल को 1974 में। 1 अप्रैल 1974 में। इसमें टोटल 484 सेक्शंस हैं, 37 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल हैं। 484 चैप्टर सेक्शंस, 37 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल। इसमें ये पूरा सीआरपीसी कवर्ड है। सीआरपीसी जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। कितने टाइप के लॉज होते हैं? एक प्रोसीजरल और एक सब्सटैंटिव। जो सब्सटैंटिव लॉ होता है वो हमें बताता है कि ऑफेंस क्या है, या फिर डिफाइन करता है, ना कि सिर्फ ऑफेंस। कोई भी जो लॉ होता है उसको डिफाइन करता है। और जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो हेल्प करता है वो सब्सटैंटिव लॉ को प्रूव करने में। सब्सटैंटिव लॉ जैसे कि एक आईपीसी हो गया, ये एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ ये हमें बताता है कि ऑफेंस क्या है, थेफ्ट क्या है, मर्डर क्या है। ये सब हमें पता चलता है आईपीसी से। बट इसको सिर्फ जान के हम क्या करेंगे? मेन तो है इसको प्रूव करना। तो उस प्रूव करने के प्रोसेस में आता है प्रोसीजरल लॉ। अब सिर्फ सीआरपीसी ही नहीं, एक इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो भी एक प्रोसीजरल लॉ है। तो जो क्रिमिनल केस होता है उसमें ये ट्रिनिटी होती है। ये ट्रिनिटी में आता है इंडियन पीनल कोड जो ऑफेंस बताता है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड जो हमें प्रोसीजर बताता है, और फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमें बताता है प्रोसीजर की एविडेंसेस है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और कैसे कोई जो एक्ट हुआ है उसमें उसका मेन सीरियस पता चलेगा। उसमें हम लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की हेल्प, और ये एक है ट्रिनिटी। इसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं तीनों की। तो जो सीआरपीसी है और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये है कॉम्प्लीमेंट्री लॉस। कॉम्प्लीमेंट्री लॉस जो कि कॉम्प्रीहेंसिवनेस देते हैं, कॉम्प्रीहेंसिवनेस देते हैं आईपीसी को। तो बिना सीआरपीसी के और इंडियन एविडेंस एक्ट के आईपीसी यूजलेस है। अगर ये नहीं होंगे तो आईपीसी का आप क्या ही करेंगे? सिर्फ क्राइम क्या है वो जानना बहुत नहीं है ना, उस क्राइम को प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक है सीआरपीसी का कि वो प्रोसीजरल लॉ है, कैसे प्रूव करते हैं। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस होता है वो कैसे होता है, जो प्रूविंग होती है वो कैसे होता है, वो सब इन प्रोसीजरल लॉज में है। तो जो सीआरपीसी है वो बेसिकली अपन 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। सीआरपीसी ब्रॉडली 3 ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको और बड़ा कर देते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट जो है ये बड़ा बनेगा। ये 3 पार्ट है। प्री ट्रायल, प्री ट्रायल यानी कि ट्रायल से पहले का स्टेज, फिर ट्रायल और फिर पोस्ट ट्रायल यानी कि ट्रायल खत्म होने के बाद का। अब जो प्री ट्रायल है वो फर्दर 3 हेड्स में क्लासिफाई हो सकता है। एफआईआर, कंप्लेन और इंफॉर्मेशन। अब जो एफआईआर है, अगर किसी पर्सन ने पुलिस को एफआईआर लॉन्च कराई तो एफआईआर के बेसिस पे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद पुलिस सबमिट करेगी एक पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को। इस पुलिस रिपोर्ट में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो क्लोजर रिपोर्ट
या फिर चार्जशीट। क्लोजर रिपोर्ट तब फाइल होती है जब पुलिस को लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इनफ एविडेंसेस नहीं है कि आईपीसी का या फिर किसी भी क्राइम का इन्वोकेशन हो, तो फाइल होती है क्लोजर रिपोर्ट। बट अगर पुलिस को लगता है कि इनफ एविडेंसेस हैं और एक केस बन रहा है तो पुलिस करेगी सबमिट चार्जशीट। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होता है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी कॉग्निजेंस ले सकता है, वो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि आरुषि तलवार के केस में हुआ था। बट चार्जशीट के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, अगर कॉग्निजेंस नहीं लेते तो जो एफआई लॉन्च करने वाला इंसान था उसके पास ये है कि वो एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है जिसमें वो बोले कि नहीं इनफ एविडेंसेस हैं, आप कॉग्निजेंस ले। बट अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, अगर उनको प्राइमा फेसिया लगता है कि हाँ इनफ एविडेंसेस हैं कि केस बने, तो कॉग्निजेंस लेंगे। और कॉग्निजेंस लेने के बाद वो करेंगे इशू प्रोसेस। इशू प्रोसेस जिसमें एक्यूज को बुलाया जाएगा और उसको उसके अगेंस्ट जितने भी एलिगेशंस हैं वो बताए जाएंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पे उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो दिए जाएंगे। इस इशू प्रोसेस को करने के भी तीन तरीके हैं कि उसको बुलाने के। एक तो या तो उसके लिए समन दिया जाएगा एक्यूज को, या फिर उसके नाम का वारंट निकलेगा, पुलिस उसे पकड़ के लाएगी, या फिर प्रोडक्शन वारंट होगा अगर वो पहले से ही जेल में है तो उसको बुला के उसके अगेंस्ट जितने भी एलिगेशन है और डॉक्यूमेंट्स उसको दिए जाएंगे, उसको बताएंगे कि भैया इस बेसिस पे आपके अगेंस्ट एक केस बन रहा है, और ताकि वो अपना एक डिफेंस प्रिपेयर कर सके। इस एलिगेशंस के बाद उसका स्टेज आएगा चार्ज फ्रेमिंग का। अब इस चार्ज फ्रेमिंग में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्यूज डिस्चार्ज हो जाएगा जो उसके अगेंस्ट चार्जेस है, एक्यूज ने डिस्चार्ज होगा, उसके अगेंस्ट जो चार्जेस है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। चार्ज फ्रेम हो गए तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं वापस क्या हुआ। जो एफआईआर है वो लॉन्च हुई, उस एफआईआर के बेसिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी। उस पुलिस रिपोर्ट में पुलिस दो चीज़ें करेंगी, या तो क्लोजर रिपोर्ट देगी या फिर चार्जशीट देगी। अगर पुलिस को लगेगा कि इनफ एविडेंसेस नहीं है तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेगी, बट अगर पुलिस को लगता है कि इनफ एविडेंसेस हैं और चार्जेस इन्वोक हो रहे हैं तो चार्जशीट सबमिट करेगी। इस चार्जशीट के बेसिस पे या तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा या फिर कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अगर कॉग्निजेंस लेगा तो वो इशू प्रोसेस करेगा जिसमें वो एक्यूज को बुला के उसके अगेंस्ट जितने भी एलिगेशन और डॉक्यूमेंट्स उसको देगा ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। इशू प्रोसेस करने के तीन तरीके होते हैं, समन, वारंट और प्रोडक्शन वारंट। अगर एलिगेशन और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उनको मजिस्ट्रेट को लगता है कि इनफ एविडेंसेस हैं कि चार्ज फ्रेम हो रहे हैं तो वो चार्ज फ्रेम कर देंगे और ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। बट अगर वैसा नहीं लगता तो इस स्टेज पे भी एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब एफआईआर समझ ले तो कंप्लेंट इतना हार्ड नहीं है। एक बार इसमें अपन लाइन बना देते हैं ताकि कंप्लेंट में कुछ नहीं है। किसी ने मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करी, लेटर लिखा, तो उस कंप्लेन के बेसिस पे अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि इनफ एविडेंसेस है और प्राइमा फेसी केस बनता है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेंगे। कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स करेंगे। कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स करेंगे। इस कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के बाद होगा इशू प्रोसेस जिसमें उसको बुलाया जाएगा एक्यूज को और उसके अगेंस्ट उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद आएगा स्टेज चार्ज फ्रेमिंग का। और अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो ठीक है, कहानी ख़त्म। बट अगर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ और चार्ज फ्रेम हो गए तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। सिंपल है।
FIR समझ लो, उसके बाद तो इसमें इतनी दिक्कत आती ही नहीं है। अब आ गया इन्फॉर्मेशन। अब मान लो जज को कहीं से पता चला, या फिर जज ने खुद ने कुछ गलत होते हुए देखा और उसको लगता है कि प्राइमा फेसी ये केस बन रहा है, तो वो कॉग्निजेंस ले लेंगे। जनरली इन प्रैक्टिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉग्निजेंस नहीं लेते जज, क्योंकि एक प्रिजम्पशन नहीं होता, बट एक चांसेस होते हैं कि कोई एलिगेशन लगा दे एक बायसनेस का, तो इसलिए इन प्रैक्टिस जनरली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जजेस केस नहीं उठाते। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर जज ने कॉग्निजेंस लिया तो फिर इशू प्रोसेस होगा, जो एक्यूजर्स को बुलाया जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट्स और एलिगेशंस दिए जाएंगे, फिर उसके चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज होगी, या तो डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो फिर ट्रायल हो जाएगा। तो ये था प्री ट्रायल का सिनेरियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एक केस ट्रायल तक पहुंचता है। ये फ्लो चार्ट ये रहा फॉर योर रेफरेंस। FIR, पेन कलर चेंज कर देता हूँ। FIR, कंप्लेन और इंफॉर्मेशन, ये तीनों का ट्रायल तक क्या जर्नी रहता है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो कॉग्निजेंस होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जनरली लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। जो कॉग्निजेंस होता है वो हमेशा हमेशा इशू प्रोसेस से पहले होता है। जनरली लोग आपको कहेंगे कि जो कॉग्निजेंस है वो इशू प्रोसेस के साथ होता है, बट ऐसा नहीं। जो कॉग्निजेंस है वो हमेशा इशू प्रोसेस के पहले होगा। ये जनरली लोग गलती करेंगे और आपको बोलेंगे कि जो कॉग्निजेंस है वो इशू प्रोसेस के बाद है। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बट जनरली लोग गलती करेंगे। तब तक आप सेक्शन 190 ऑफ CRPC पढ़ना। ये मेरे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो कॉग्निजेंस है वो इशू प्रोसेस के पहले होता है, ना कि बाद में। अब आते हैं अपन ट्रायल पे। ट्रायल में तो कुछ है नहीं। अब जो चार्ज फ्रेम वहाँ पे हुए, वहाँ पे जब एक्यूज को बुलाया गया तो वहाँ पे एक्यूज के पास ऑप्शन नहीं होता अपने आप को प्रूव करने का या डिसप्रूव करने का। जो प्रूविंग और डिसप्रूविंग होती है वो ट्रायल में होती है। प्रूविंग और जो डिसप्रूविंग है वो ट्रायल में होगी। ट्रायल में पहले केस ओपन होगा, जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने एविडेंसेस देगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इन एविडेंसेस का चीफ होगा, क्रॉस होगा और री एग्जामिनेशन होगा। इस प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद जो प्रोसिक्यूटर होगा वो अपना केस को रेस्ट कर देगा। प्रोसिक्यूशन विल रेस्ट इट्स केस। प्रोसिक्यूशन अपना केस रेस्ट कर दिया, उसके बाद होगा एक्यूज का एग्जामिनेशन। सेक्शन 313 ऑफ CRPC में एक्यूज एग्जामिनेशन। अब इसके बाद दो चीज़ हो सकती है। अगर जो उसके अगेंस्ट एलिगेशन है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूव नहीं हो पाए तो उसको कर दिया जाएगा एक्विट। बट अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर पाए प्रोसिक्यूशन तो फिर आएगा डिफेंस का एविडेंस। अब इस डिफेंस के एविडेंस का चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन होगा। चीफ, क्रॉस और री। और उसके बाद डिफेंस अपना केस को रेस्ट कर देगा। डिफेंस रेस्ट इट्स केस। डिफेंस रेस्ट करेगा अपने केस को, उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है वो पूरे केस को सम अप करेगा। प्रोसिक्यूशन सम्स अप द केस।
और उसके बाद दोनों पार्टीज में होंगे आर्ग्यूमेंट्स, और उस आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे जज देगा जजमेंट। जजमेंट देने के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो जो पर्सन एक्यूज्ड है या तो वो एक्विट हो जाएगा या फिर वो कन्विक्ट हो जाएगा। अगर वो कन्विक्ट हो गया तो फिर हियरिंग होगी सेंटेंसिंग पे, क्योंकि यहाँ पे वो उन्होंने बताया कि हाँ आपने मर्डर किया है, बट उस मर्डर का पनिशमेंट जो होगा वो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। सेंटेंस ऑन हियरिंग, हियरिंग ऑन सेंटेंस। तो ये था ट्रायल। केस ओपन हुआ, केस ओपन करने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुआ, प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस हैं उसका चीफ क्रॉस और री एग्जामिनेशन हुआ, फिर जो प्रोसिक्यूटर होगा अपना केस को रेस कर देगा, फिर 313 के अंडर जो एक्यूज है उसका एग्जामिनेशन होगा, या तो वो एक्विट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो जो डिफेंस है वो अपने एविडेंसेस लाएगा, फिर उनका चीफ क्रॉस और री एग्जामिनेशन होगा, फिर डिफेंस जो अपना केस रेस्ट कर देगा। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन होगा उसको आके पूरे केस को समअप करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उन्होंने उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे जो जजमेंट आएगा या तो उसमें एक्विटर होगा या कन्विक्ट होगा। अगर कन्विक्ट होता है तो सेंटेंस पे हियरिंग होगी कि कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए एक्यूज्ड को। ये था ट्रायल। अब आता है पोस्ट ट्रायल। एक बार जजमेंट आ गया, कन्विक्शन या एक्यूट कर दिया उसे, तो उसके बाद क्या होगा? पोस्ट ट्रायल में कुछ नहीं है, दो ही चीज़ें होती है, या तो उस पर अपील जाएगी या फिर जो जजमेंट है उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। बस यही है CRPC। इसको ही अपन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में, क्योंकि जितना इजी अभी दिख रहा है, इजी ये है नो डाउट, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा बस रिटेंशन वाली बात है। इन 3 स्टेजेस में हमने CRPC को डिवाइड किया है, प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। ओके गाइस, थैंक यू।